Question number 43. Figure shows a spring fixed at the bottom end of an incline of inclination 37 डिग्री। देखो ये जो स्प्रिंग है ना वो यहाँ पे फिक्स्ड है इस एंड पे, करेक्ट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन 37 डिग्री। A small block of mass 2 kilogram starts slipping down the incline from a point 4 meter away from the spring। देखो एक ब्लॉक है और वो क्या करना स्टार्ट करता है, स्लिप करना शुरू करता है। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये प्रॉब्लम में मेंशन कर की हुई है। ये डिस्टेंस कितना है, 4.8 मीटर के इक्वल। ओके, आप चाहो तो यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, दिस डिस्टेंस अगर जो मैं यहां से ऐसे मार्क कर दूं और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.8 मीटर। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर। जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करता है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर्स के इक्वल। ओके, स्टॉप्स momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the plane। इसका मतलब इसने जब ये कंप्रेशन किया, कितना कितना कंप्रेशन किया, 0.2 मीटर का, इसके बाद ये कितना ऊपर की तरफ रिबाउंड करता है, बाई 1 मीटर अप द इंक्लाइन प्लेन। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। ब्लॉक और प्लेन के बीच में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना होगा। ओके, चलो ध्यान से देखना। अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं इस डायग्राम में, नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये दिखा देता हूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ। ये देखो, इसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, सॉरी, इसके अंदर मैक्सिमम जो कंप्रेशन हुआ वो हुआ 0.2 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो कि 20 सेंटीमीटर का कंप्रेशन हुआ, दैट इज 0.2 मीटर। अब देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है अगर जो आप सही अप्रोच से इसको सॉल्व करते हो तब। ओके, देखो हुआ क्या, अगर जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं सिचुएशन। ये जो ब्लॉक है ये कितना नीचे आता है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो ये आता है यहां तक। करेक्ट। कितना डिस्टेंस ये नीचे आ गया, ये आया बाय अ डिस्टेंस ऑफ टोटल 4.8 प्लस, देखो यहां से लेके यहां तक इतना पार्ट ही 4.8 है, बाकी 0.2, मतलब ये 5 मीटर आता है नीचे की तरफ। करेक्ट। और रिबाउंड कितना करता है यहां से, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूं। ओके, फिर यहां से आप ध्यान से देखो, इस लेवल से, इस लेवल से ये रिबाउंड करता है और रिबाउंड करके 1 मीटर और ऊपर की तरफ ये मूव करता है। करेक्ट, समझ में आ गया। और फाइनली ये रुक जाता है। क्लियर है लॉजिक। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। देखो फोर्सेस एक्टिंग on the block are spring force, gravitational force
नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन। अब आपके ऊपर है कि आप किसको सिस्टम लेके सॉल्व करना चाहते हो। इक्वेशन तो देखो, फाइनल रिजल्ट तो वही आएगा। ओके, आप चाहो तो सिर्फ ब्लॉक को भी एज अ सिस्टम ले सकते हो, ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग को भी एज अ सिस्टम ले सकते हो। ओके, यहाँ पे जो आप मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हो वो कंजर्व नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं ब्लॉक प्लस स्प्रिंग प्लस अर्थ, ओके, सिस्टम, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आपके ऊपर है कि आप फ्रिक्शन को क्या बोलते हो। फ्रिक्शन को आप एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो, ओके, और या फिर इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, एक तो ये आप कर लो। ओके, यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका निकल जाएगा और डिस्टेंस पता है और फ्रिक्शन फोर्स भी पता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, ब्लॉक को ही सिस्टम ले लो, ये भी एक अप्रोच हो सकता है। कोई सिंपल नहीं है, दोनों का सेम ही लेवल है, दोनों एक ही जैसे हैं, इक्वेशन लगाना है। तो यदि मैं ब्लॉक को ही सिस्टम कंसीडर करके करूं तो क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। कौन कौन से फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो, स्प्रिंग जितना कंप्रेस हुआ उतना ही क्या हो गया, मतलब नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुआ और फाइनली क्या हुआ, देखो जब ब्लॉक यहाँ पे ऐसे आ रहा था नीचे की तरफ तो कंप्रेशन हुआ, और फिर दोबारा जब ब्लॉक ऊपर गया तो स्प्रिंग ने अपना नेचुरल लेंथ दोबारा से गेन कर लिया। मतलब पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग ने जितना पॉजिटिव वर्क किया उतना ही नेगेटिव वर्क किया। देखो मैं आपको इनिशियल कंडीशन समझाता हूं, दिस इज द इनिशियल केस। ओके, फाइनल केस क्या है, फाइनली जब आप देखोगे ना तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, और जो ब्लॉक है, अगर जो ब्लॉक को मैं एज अ पॉइंट मास दिखाऊं तो ब्लॉक मान लो पहले यहाँ पे था, फाइनली जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट, ब्लॉक कितना नीचे आया, 5 मीटर नीचे आया और 1 मीटर ऊपर गया। ओके, तो यदि इनिशियल लेवल से देखा जाए तो ब्लॉक कितना नीचे आया, तो आप कहोगे कि सर जो ब्लॉक है वो 4 मीटर आया डाउन द प्लेन। ओके, ये आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, दिस इज 4 मीटर्स। समझ में आ गया, जो ब्लॉक है वो कितना नीचे आया, 4 मीटर्स के इक्वल डाउन द प्लेन नीचे आया। तो इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, फाइनली भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज 0। जितना स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही नेगेटिव वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज 0। आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि स्प्रिंग पहले कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग ने कैसा वर्क किया, नेगेटिव। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे आया तब इसने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया। मैं लिख दूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव या फिर इज नेगेटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड पॉजिटिव
when it gains natural length. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज जीरो. ओके, नेक्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय नॉर्मल इज आल्सो जीरो. वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो. थर्ड पार्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालोगे? यदि ये 4 मीटर नीचे आता है, करेक्ट, अगर जो ये 4 मीटर नीचे आता है तो हमें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है. तो ये वर्टिकली कितना नीचे आया? ये 37 डिग्री है, तो दिस एंगल इज 53 डिग्री. तो ये वर्टिकली नीचे कितना आ गया? ये आया 4 cos 53 डिग्री. तो 4 इंटू 3/5, दैट इज 12/5 मीटर नीचे की तरफ. तो ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 12/5. So we can say work done by gravity is equal to mgh, m, where h is vertical displacement, m is 2, g is 10, and height is 12/5. Okay. So this is equal to 48 joules. Correct. अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन. देखो अपने को ये तो पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा. करेक्ट. म्यू मुझे नहीं पता है. जी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में 10 दिया था? एक बार चेक कर लेते हैं. यस, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 यूज करना है. तो म्यू एम इज 2, जी इज 10, कॉस 37 डिग्री इज 4/5. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 16 म्यू. ओके. अब एक चीज ऑब्जर्व करो. पहला केस, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, ऐसे समझो, ये ब्लॉक कितना नीचे आया? पहले 5 मीटर नीचे आया. ये आया 5 मीटर नीचे. तो इस पे जो फ्रिक्शन लगा होगा ना, वो लगा होगा ऊपर की तरफ, F. करेक्ट. तो इस केस में यदि मैं वर्क डन लिखूं W1, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा -F/5. करेक्ट. अब जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा बाई 1 मीटर, देखो होगा क्या, जो ब्लॉक यहाँ पे है ना, ये यहां से क्या होगा, 1 मीटर ऊपर जाएगा. और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ. तो अगेन फ्रिक्शन यहाँ पे फिर से नेगेटिव वर्क करेगा, -F/1. ऊपर कितना वर्क किया? -F/5. यहाँ पे कितना वर्क किया? -F/1. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन टोटल इज W1 + W2. दोनों बार याद रखना नेगेटिव वर्क ही होगा. सो दिस इज -5F -F. दिस इज इक्वल टू -6F. ओके. और फ्रिक्शन की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है. कितनी है ये? फ्रिक्शन इज इक्वल टू 16 म्यू. सो दिस इज -6. सो दिस इज 96 U. अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं. ओके. कि वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy. अब इसी में सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. याद रखिएगा इनिशियली भी ब्लॉक रेस्ट पे है और फाइनली भी ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे है. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ओके. क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है,
ये तो समझाने में टाइम लग गया, फटाफट सॉल्व करोगे तो विद इन 4 मिनट्स हो जाएगा ये। वर्क डन बाय स्प्रिंग टोटल जीरो। क्यों जीरो मैंने समझा दिया, जितना कंप्रेस हुआ उतना ही इलोंगेट हुआ। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 48। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -96 म्यू। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज जीरो, इनिशियल इज जीरो। तो यहां से तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आ गया, 48/96 इज हाफ। ये आ गई म्यू की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 0.5। ओके, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। द स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो एक बार म्यू पता चल गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एक मिनट। अब ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल कंडीशन जो दिया है ये यूज करेंगे कि ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ओके, और फाइनल कंडीशन क्या लेंगे, जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ बाय 0.2 मीटर्स। दिस इज द फाइनल, एफ मतलब फ्रिक्शन मत समझ लेना, एफ मतलब फाइनल केस। फाइनल केस में देखोगे तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, कितने से कंप्रेस्ड है, बाई 0.2 मीटर। ओके, अब फिर से आप अलग अलग केस लेके सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सबको सिस्टम ले लो। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वो कर सकते हो, या फिर सिर्फ ब्लॉक को एज अ सिस्टम लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके, ब्लॉक ही हमारा सिस्टम है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेज में कौन कौन आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, अब एक एक करके लिखते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, तो देखो स्प्रिंग क्या हुआ, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुआ बाय 0.2 मीटर, तो ऐसे में स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करता है। ओके, ध्यान से सुनना, जो आप ये स्प्रिंग देख रहे हो ना, ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग का, x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू -12 के एक्स स्क्वायर। नेचुरल लेंथ से अगर जो कंप्रेशन हुआ या इलोंगेशन तो नेगेटिव वर्क होता है। ओके, अगर जो नेचुरल लेंथ पे गया फ्रॉम कंप्रेशन या इलोंगेशन तो ये पॉजिटिव वर्क होता। ओके, एक और भी अप्रोच ले सकते हो आप इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि पहले हम लोग चेंज इन क्या कर लें, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, और वर्क डन जस्ट उसके नेगेटिव होता है। ओके, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -12 के 0.2 का स्क्वायर। ओके, स्प्रिंग का वर्क डन आ गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकालोगे, मुझे पता है कि ये कितना नीचे आया, 5 मीटर। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो, ये ब्लॉक कितना नीचे आया, टोटल 5 मीटर्स के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यदि मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लूं कि ये वर्टिकली नीचे कितना है, तो ये कितना आ जाएगा नीचे, 5 कॉस, ये एंगल कितना हो जाएगा
53 डिग्री, बहुत ही फेमस ट्राइंगल है, आपको दिखना चाहिए कि ये 3 आ जाएगा। 5 cos 53 डिग्री, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3 मीटर्स। ओके, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mgh। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, mg नीचे लग रहा है, ओके, तो एफ डॉट आर कर लो कि mg इंटू 5 इंटू कॉस 53 डिग्री, वैसे भी आ जाएगा। ओके, दोनों अप्रोच आप ले सकते हो। मास इज 2, g इज 10, हाइट इज 3, so this is equal to 60 joules, correct? Work done by normal is 0. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर से वही, कितना नीचे आया ये नीचे आया 5 मीटर्स के इक्वल, करेक्ट? फ्रिक्शन कितना लगा, फ्रिक्शन लगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी क्वेश्चन के अंदर 16 म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू 0.5, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन, करेक्ट? फ्रिक्शन ये पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था। ओके, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या ये नेगेटिव होगा? यस, दिस इज माइनस एफ इंटू 5, दैट इज माइनस 8 इंटू 8 5 जा 40, दिस इज माइनस 40 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों क्या है, 0 के इक्वल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, वर्क डन बाय स्प्रिंग अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, हाफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना कैलकुलेट किया, 60। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 40, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। सो दिस इज माइनस के इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 बाई 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो यहां से यदि कैलकुलेशन किया जाए, माइनस के इंटू 0.02 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो k इंटू 0.02, क्या ये 20 के इक्वल हो जाएगा? सो दिस इंप्लाइज 20 अपॉन 0.02 न्यूटन पर मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 10⁻³ या फिर 1000 न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A block of mass m moving with a speed v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. देखो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में नहीं दी है, जो हमें अज्यूम करना है कि जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, वर्टिकल में तो कहीं नहीं मूव कर रहा है, सरफेसेस स्मूथ है कि नहीं। तो ऑथर ने ये सारी बातें मेंशन नहीं की, ऑथर ने ये सोच के दिया है कि बच्चे कॉमन सेंस लगा के इस चीज को सोच लेंगे। ओके, तो हमें भी वही करना है। देखो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने क्या किया,
कुछ वेलोसिटी दे दिया v ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना, स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग के अंदर हमने क्या किया, स्प्रिंग का जब कंप्रेशन x हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ हो गई। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हो कि वी अज्यूम हॉरिजॉन्टल सरफेस टू बी स्मूथ। ओके, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। ओके, अब यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हो गया। ओके, कितना कंप्रेशन हो गया, x के इक्वल, और ये ब्लॉक पहुंच गया यहाँ, दिख रहा है। और ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई v/2k इक्वल। ओके, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, सॉरी v/2, और मैं यहां से मार्क कर देता हूं कितना ये स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हो गया, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x। ओके, तो अब आप के ऊपर है कि आप किसको सिस्टम अज्यूम करते हो। ओके, आप चाहो तो सिर्फ ब्लॉक को ही एज अ सिस्टम ले लो। इफ वी कंसीडर ब्लॉक एज अ सिस्टम, तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज हैं, ग्रेविटी है, नॉर्मल है, स्प्रिंग है। ओके, इसके अलावा और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा क्या कर सकता है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम लेके सॉल्व कर सकता है। ओके, अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं जहां पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दोगे। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, जीरो। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। सेम विथ नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -12 k x²। ये फॉर्मूला होता है जो हम डिराइव कर सकते हैं। नेचुरल लेंथ से या तो कंप्रेस करो या तो इलोंगेट करो, स्प्रिंग जो है वो नेगेटिव वर्क करता है। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v/2 का स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v²। ओके, तो यहां से क्या आ गया, -12 k x² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mv²/8, दिस इज mv²/2। इसको यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, -3mv²/8। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट के मुझे फाइंड करना है, तो यहां से एक बार फाइनल आप दोबारा से लिख लो, -12 k x² इज इक्वल टू -3mv²/8। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 और 8 का जब कैंसिल होगा तो 4 बचेगा, तो k विल बी इक्वल टू 3mv²/4x²। ओके, आपको ऐसे भी ट्राई करना है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। स्प्रिंग के अंदर कोई इलोंगेशन नहीं है, मतलब स्प्रिंग शुरू में अपने नेचुरल लेंथ पे है। Assuming no friction in the pulley, find maximum elongation in the spring. स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम elongation कितना आएगा। मास m दिया है,
स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। देखो इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी करके रखते हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि एक पुलिस सिस्टम के साथ इसे दिया हुआ है। एक मैं ऐसा अप्रोक्सीमेट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। और यहां से एक ब्लॉक ऐसे हैंगिंग पोजीशन में है। ओके, अब याद रखिएगा कि ये जो स्प्रिंग देख रहे हो, स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, करेक्ट। यहाँ पे आप चाहो तो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर लो। दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ओके, इनिशियली यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है? इनिशियली ब्लॉक की वेलोसिटी है जीरो के इक्वल। अब जितना ब्लॉक नीचे आएगा, ओके, ये है पोजीशन। अब देखो जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतना स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? इलोंगेशन होगा, करेक्ट। लॉजिक समझ में आ रहा है? जितना ब्लॉक नीचे आएगा स्प्रिंग के अंदर उतना ही इलोंगेशन आएगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक कितना नीचे आया? ब्लॉक आता है नीचे की तरफ बाई एक्स। ओके, तो ब्लॉक जितना नीचे आएगा स्प्रिंग के अंदर उतना ही इलोंगेशन होगा। समझ में आ गया? और यहां पे हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी जीरो। ओके, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। कंसेप्ट वन क्या है? elongation in a spring will be equal to elongation in spring is equal to distance moved by spring, okay, in downward direction. Sorry, distance moved by block. Elongation in spring is equal to distance moved by block in downward direction. ओके, ये कॉमन सेंस से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मान लो ये नेचुरल लेंथ से इलोंगेट ही नहीं हुआ तो ब्लॉक कभी नीचे ही नहीं आएगा। ब्लॉक जितना नीचे आएगा उतना इस स्प्रिंग को क्या होना पड़ेगा? इलोंगेट होना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब ये डायग्राम जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इस स्प्रिंग को और थोड़ा हमें बड़ा दिखाना चाहिए, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर जो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन नहीं हुआ तो ब्लॉक कभी नीचे नहीं आ पाएगा। स्प्रिंग के अंदर जितना इलोंगेशन होगा ब्लॉक उतना ही नीचे आएगा, करेक्ट। मतलब स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे फाइनल कंडीशन में व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो आप क्या बोलोगे? ब्लॉक नीचे कितना आया? एक्स, तो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन भी कितना होगा? एक्स के इक्वल, करेक्ट। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है ये कंसेप्ट? जब भी स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, ओके, या मैक्सिमम कंप्रेशन होता है और एक एंड फिक्स्ड है, इसको सेंटर ऑफ मास में और डिटेल में हम कवर करेंगे, तो जो भी ब्लॉक उससे अटैच्ड होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, सो दिस इज कंसेप्ट टू।
फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग, दोनों केस में ये वैलिड है। ओके, फॉर मैक्सिमम compression, for maximum compression or elongation of a spring, elongation of a spring, okay, velocity of, अब देखो जो रूल है ना, जनरल रूल क्या है कि एक्चुअली दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये जो एंड देख रहे हो ये फिक्स्ड है, करेक्ट, ये एंड फिक्स्ड है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो इस एंड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। और इस एंड की वेलोसिटी, सॉरी, इस एंड की वेलोसिटी यदि जीरो है तो ब्लॉक की भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये कंसेप्ट है। ऑलरेडी हम लोग जनरल केसेस में भी सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, एक स्प्रिंग है, करेक्ट, एक ब्लॉक ऐसे आया कुछ v वेलोसिटी से, मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ओके, सिमिलरली मैक्सिमम इलोंगेशन भी करना है तो वेलोसिटी जीरो। जीरो नहीं होगा तो और कंप्रेशन होगा, नहीं तो और इलोंगेशन होगा। तब तक कंप्रेशन होते रहेगा, तब तक इलोंगेशन होते रहेगा, जब तक ब्लॉक रुक नहीं जाता। ओके, अच्छा, इसको रिलेटिव मोशन से भी हम लोग समझ सकते हैं। आप ट्राई करना इसको, सेंटर ऑफ मास में मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग, ब्लॉक या फिर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मस्ट बी जीरो। ओके, अब बस कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब आपके ऊपर है कि आप किसको सिस्टम अज्यूम करना चाहते हो। ओके, अगर जो मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग को सिस्टम ले लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ऑलरेडी मैंने लिख के दिखाया, मैकेनिकल एनर्जी में क्या आएगा, काइनेटिक आएगा प्लस पोटेंशियल। लेकिन याद रखना पोटेंशियल में दो दो चीजें होंगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म में होंगे, स्प्रिंग और ग्रेविटेशन के फॉर्म में। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियली ब्लॉक जो है वो रेफरेंस लेवल पे ही है तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है तो इनिशियली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियली जो ब्लॉक है वो रेफरेंस लेवल पे ही है तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। जीरो जीरो जीरो। फाइनली भी ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनली इस स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन है, इस स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन है, एक्स। तो फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ब्लॉक रेफरेंस के कितना नीचे है, ब्लॉक रेफरेंस से एक्स नीचे है तो क्या लिखते हैं, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी कितना नीचे है, एक्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन, जीरो इज इक्वल टू हाफ एक एक्स से चाहो तो एक एक्स कैंसिल कर लो या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक मान के भी सॉल्व कर सकते हो।
तो x के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक आ जाएगा 0 और दूसरा आ जाएगा 2mg/k। एक x से एक x कैंसिल कर सकते हो और x विल बी इक्वल टू 2mg। ओके।